यस, सो लास्ट टाइम भी हमने कुछ एमसीक्यूज ऑलरेडी किए थे और मुझे लगता है कि आपको मैंने वो फाइल पूरा शेयर किया है ऐप के अंदर, तो आपने भी मे बी ट्राई किए रहेंगे मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज। तो उसमें से अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पहले पूछ सकते हो। लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। Just ask me for the question number and I will just start solving it. Yes, anybody? No doubts? ठीक है, चलो तो अभी आज के लेक्चर में हम और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। मोस्टली लेवल 3 के एमसीक्यूज हम आज करने वाले हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग आज के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ओके, तो मुझे लगता है हम ये सब कर चुके थे। ओके, तो यस, हमने लेवल 1 कंप्लीट किया था। लेवल 2 में से अभी देखेंगे फटाफट कुछ एमसीक्यूज ठीक से। यस, सी दिस 9th one. Read the question 9th. A swing machine needle is oscillating vertically in line of length 6 centimeter with the frequency 30 per minute. Okay, 30 oscillations per minute. The displacement of the needle 1/6 seconds after crossing the mean position is, yes. So see here, we want to find out the displacement of the needle 1/6 seconds after the crossing the mean position. तो इसमें ये समझ के लो यहाँ पे कि इससे हमको पीरियड निकालना है पहले। ओके, पीरियड अगर पता चल गया तो पीरियड का कौन सा फ्रैक्शन 1/6 है, वो चीज यूज करके हम तुरंत उसका आंसर ओरली निकाल सकते हैं। once we get the period, we can easily find out the answer of this question. See how. Okay, so let us see here. Yes. The frequency here is given to be 30 oscillations per minute. So we can write this n as 30 oscillations per minute. So we can express it as 30 vibrations per minute. उसको हम BPM भी बोल सकते हैं. But this 30 vibrations per minute मतलब per second कितना हो गया, तो उसके लिए उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा जरूर, right? So if you do that, we get this 1/2 मतलब 0.5 hertz. This is actually going to be the frequency. And once we get the frequency, we can get period also. The period here is going to be actually 1/2, नहीं 2 है, 2 seconds. समझा कैसे?
because it will be 1 upon frequency is called as a period. So you get this 1 upon 0.5, which is actually going to be 2 seconds. So this is actually going to be the period. Okay, तो अभी 2 seconds के हिसाब से ये जो टाइम हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1/6 seconds, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? कैन यू फाइंड इट आउट? और ये भी दिया हुआ है कि द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग along the length 6 centimeter long here. That means the length of the oscillation or the path of oscillation is 6 centimeter. What does it mean? The amplitude of SHM must be 3 centimeter only. तो इधर का 3 centimeter plus इधर का 3 centimeter, ये ऐसा मिला के वो total 6 centimeter दिया हुआ है. This is called as the length of SHM. Or when it is said that the particle oscillates along the line of length 6 centimeter, that means the total distance between extreme points is given to be 6 centimeter. So उसका आधा जो है वो एम्पलीट्यूड बनेगा. लेकिन ये जो टाइम दिया हुआ है 1/6 seconds आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. सो ये टाइम स्मॉल टी जो है वो है 1/6 seconds. करेक्ट है? 1/6 seconds is 1/12th part of this 2 seconds. Do you agree with this? अगर तुमको ये लॉजिक थोड़ा सा नहीं समझा तो ऐसा करो, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी करके देखो. ठीक है? स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी कितना बनता है? तो देखो, स्मॉल टी इज एक्चुअली 1/6 एंड कैपिटल टी इज एक्चुअली 1/2. सो दैट मीन्स it happens to be 2/6, which means it will be 1/3 actually. अच्छा हाँ, sorry, t/3. तो small t, the time given here is going to be t/3 actually. करेक्ट है? अभी ये सोचो कि t/3 टाइम के अंदर ये पार्टिकल कौन से पॉइंट पे पहुंचता है. अगर आपको याद है, थ्योरी डिस्कस करने के टाइम हमने एक डायग्राम बनाया था और एक शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आपको ये बताया था कि ये अगर मीन पोजीशन है, ये बीच में यहाँ पे a/2 पोजीशन होता है और उसके भी आगे जाके यहाँ पे √3a/2 एक पोजीशन होता है और उसके बाद फिर a मतलब एक्सट्रीम पोजीशन होता है. और ये तीनों जो इंटरवल्स है वो एक्चुअली t/12 इतने टाइम इंटरवल के अंदर ट्रेवल किए जाते हैं. कोई भी पार्टिकल जो है वो t/12 इंटरवल के अंदर यहाँ पे आएगा, फिर वापस t/12 टाइम लेके यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद वापस t/12 इतना टाइम लेके वो एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा. मतलब 3 बार वो t/12 ऐसे टाइम इंटरवल क्रॉस करता है. तो अभी इसमें सोचो कि अभी t/3 के अंदर कितने t/12 इंक्लूडेड है? कैन यू एक्सप्रेस दिस t/3 as sum of t/12s? So we can say that it will be 4 times of t/12. Do you agree with this? 4 times of t/12. What does it mean is, if the particle starts from the mean position, then first of all it will cross the a/2 position. ये t/12 टाइम के अंदर ये यहाँ पे आ जाएगा. 4 बार हमको t/12 इतना टाइम क्रॉस करना है. ओके, तो देखो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, and then it will return back and come back to this position here. That means the particle will be at this √3/2a position at the end of this t/3 time. Do you agree with this? तो t/3 टाइम इंटरवल के बाद, मतलब t/3 इतने सेकेंड्स के बाद ये पार्टिकल कहाँ पे होगा? तो ये √3/2a पोजीशन पे होगा. ये हम समझ सकते हैं आराम से. यस, एंड देन वी कैन जस्ट फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. वही तो हमको निकालना है ना यहाँ पे. तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो वो बनेगा एक्चुअली √3/2 times of a, and a is given here actually to be 3 centimeter, जैसे कि हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था. तो 3 centimeter ये उसका एम्पलीट्यूड है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा √3/2 into 3, which happens to be actually 3√3/2, which means सर हाँ सर वो कैपिटल टी सिर्फ 2 है, 1/2 नहीं है ना? अरे हाँ ना, वही 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 मैं सोच रहा था, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है शायद. क्योंकि देखो
हाँ वही मैंने लॉजिक एक्चुअली बराबर लगाया था कि वो 1/12 होगा, बट यहाँ पे वो फिर वो 1/3 कैसे आ गया पता नहीं। ये एक्चुअली टी कैपिटल टी जो है वो 2 है, सिर्फ 2 है। तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमको एक्चुअली 1/12 मिलेगा, बराबर। तो ये वैल्यू एक्चुअली 1/12 होगा। और स्मॉल टी जो है वो एक्चुअली t/3 नहीं बल्कि t/12 होगा। और जैसा कि हम जानते हैं t/12 इंटरवल के अंदर पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से सिर्फ a/2 पोजीशन तक चला जाता है। तो सीधी बात है कि a/2 पोजीशन तक जाने जाने के लिए लगने वाला वो टाइम है। और a/2 पोजीशन मतलब क्या हो गया वो, तो मतलब यहाँ पे x जो है वो √3/2 नहीं आएगा, बल्कि वो सिंपली 1/2 टाइम्स ऑफ a आएगा बस। दैट मीन्स इट विल एक्चुअली बी 1/2 टाइम्स ऑफ a। दैट मीन्स 1/2 टाइम्स ऑफ 3, मतलब वो 1.5 सेंटीमीटर हो गया, which is already there in this option number 4 here. That is the correct option. Sorry and thank you. चलो ठीक है, so let us see the next. The time period of oscillation of an simple harmonic oscillator is pi/2 seconds. Okay, its acceleration at the phase angle of pi/3 radian from the extreme position is 2 meter per second square. What is its velocity at the displacement equal to half of its amplitude from the mean position? It's again very easy. You can do it yourself. Okay, see here. The time period of oscillation is pi/2. मतलब t is given to be pi/2 here. Okay. Acceleration as at the phase angle of pi/3 radian from extreme position is, अच्छा from extreme position, हाँ ये भी भूलो मत, देखो ठीक से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the phase angle of pi/3 radian from extreme position. That means the particle, we have to assume that the particle starts from extreme position. तो उसमें उसमें ही सब आ गया कि उसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे a cos ओमेगा t बनने वाला है, ना कि a sin ओमेगा t। अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता तो उसका इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का x इक्वल टू a sin ओमेगा t रहना था। लेकिन जबकि वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इक्वल टू a cos ओमेगा t रहने वाला है। और जबकि उन्होंने बोला है कि we have to find out the acceleration at the phase angle of pi/3 radian from extreme position। मतलब क्या कि देखो pi/3 ये जो फेज एंगल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये वो ओमेगा टी दिया हुआ है एक्चुअली। सो ओमेगा टी हियर इज गोइंग टू बी pi/3, and at that time if we put this value of omega t here in this formula, then we can be able to get the displacement, which is going to be a into cos pi/3 directly, and we know that pi/3 cos pi/3 is 1/2, so x is going to be actually a/2। इसमें यहाँ तक तो हमको पता चल गया, चलो ठीक है, x is going to be equal to a/2, but at that time what will be the acceleration? It is given to be 2 meter per second square। okay, तो ये acceleration जो है वो दिया हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a cos ओमेगा t होगा, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट a/2 होगा, उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। इससे हमको पता चलता है कि एक्सेलरेशन का एक जनरल फॉर्मूला क्या है, it is minus omega square into x, right? And this acceleration is given to be 2 meter per second square. Minus omega square, we don't know how much it is, but x is already given to be a/2 here. So इससे हमको a omega square मिल जाएगा आराम से। a omega square is going to be 4। yes, so what we want here is, what is the velocity at the displacement equal to half of its amplitude from the mean position? Okay, so just give this as equation number 1, and what we want to find out is velocity at the displacement equal to half of its amplitude। मतलब a/2 पोजीशन पे उसका वेलोसिटी कितना है ये हमको ढूंढ के निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है ओमेगा रूट a square minus x square, करेक्ट है। एंड इफ यू जस्ट रिप्लेस दिस x इज इक्वल टू a/2, क्योंकि हमको a/2 पोजीशन पे उसका वेलोसिटी निकालना है तो x इक्वल टू a/2 डालना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा v इक्वल टू ओमेगा रूट a square minus x square, where x is nothing but a/2, तो a square by 4 हो गया वो। और फिर उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ 3a square by 4, राइट। एंड 3a square by 4 का स्क्वायर रूट क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है a ओमेगा इंटू
√3/2, करेक्ट है, √3/2 into a omega, yes, but पीरियड इज गिवन, सो पीरियड से हमको ओमेगा मिल जाएगा इमीडिएटली। ये देखो पीरियड अगर दिया है तो इससे हमको क्या मिल रहा है, ओमेगा इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2π/t, करेक्ट है। सो 2π/t करने से हमको मिल जाएगा 2π/π/2, मतलब ये पाई पाई कैंसिल, 2 ऊपर, सो इससे हमको मिल रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 4, करेक्ट है। सो ओमेगा का वैल्यू 4 मिल गया। इफ यू पुट दिस ओमेगा वैल्यू हियर, then we can be able to get this velocity at this a/2 position, that is √3/2 into a into, अच्छा फिर इसको यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे यूज करके हमको पहले a मिल जाएगा। देखो ठीक से, ओमेगा अगर 4 है तो इस इक्वेशन के अंदर एक ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के बदले 4 डाल दो, तो इससे क्या होगा देखो ठीक से, तो हमको मिलने वाला है a, दैट इज a into 4 का स्क्वायर मतलब 16। If it is equal to 4, then that means a must be equal to what? A must be equal to 1/4, and this value of a has to be put here and omega also. तो इससे हमको मिलेगा √3/2 into a, which is 1/4, and into omega, which is 4. So that this 4 gets cancelled, and we are left with simply √3/2 as a final answer, which is going to be there in option number 2 here. √3/2 का वैल्यू ही डेसिमल में अगर निकालो तो वो 0.866 है, याद है बड़ी से, ठीक है। सो इस तरह से हमको ये वैल्यू जो है वो मिल गया इन द डेसिमल्स, दैट इज 0.866 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द वेलोसिटी एट दैट रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, समझा ठीक से? एनी डाउट? या वापस एक्सप्लेन करो एक बार ठीक से। देखो सिंपल सी चीज है, टी जो दिया था उससे हमने पहले ओमेगा निकाला, ठीक है, ओमेगा 4 मिला, और उसके बाद हमको ये इंफॉर्मेशन दिया था कि इट्स एक्सेलरेशन एट द फेज एंगल ऑफ π/3 रेडियन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके लिए हमने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए हमने ये x इक्वल टू a cos ओमेगा t वाला फॉर्मूला यूज किया, उससे x निकाला, π/3 रेडियन x इतने फेज एंगल पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वो ढूंढ के निकाला। डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाला? क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट x आता है, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला और उसको वहां पे डाल दिया, जिससे हमको मिला ओमेगा स्क्वायर इंटू a/2, और वो एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है। इन सबको इक्वेट करके हमको a ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 ये इक्वेशन मिल गया। इसके अंदर ओमेगा का वैल्यू हमको डालना होगा जो कि 4 दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमने पीरियड से निकाला। तो यहाँ पे 4 डालने से फिर a इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 गिव्स a इक्वल टू 1/4, ये हमको मिल गया a का वैल्यू, ठीक है। वंस वी गेट दिस a, वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन जनरल। तो इन जनरल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बट x इज गिवन टू बी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ पे हमको लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो ठीक से, क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इट्स हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मतलब यहाँ पे आपको x इक्वल टू a/2 पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना है। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिसके अंदर x के बदले हमने डाल दिया a/2, जो स्क्वायर होके बन गया a²/4, तो a² माइनस a²/4 बन गया 3a²/4, मतलब वेलोसिटी मिल गया हमको √3/2 a ओमेगा। यहाँ पे a ऑलरेडी मिला हुआ है, ओमेगा भी ऑलरेडी मिला हुआ है, तो बाकी क्या चाहिए, वेलोसिटी आराम से मिल जाएगा। इसमें एक बात नोट करो कि सिंस द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, वी कैन आल्सो use the formula for acceleration directly, which is nothing but acceleration of the particle starting from extreme position is given by minus of a omega square into cos omega t। याद है ये फॉर्मूला? क्योंकि अगर इस इक्वेशन को x इक्वल टू a cos ओमेगा t, इसको अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर करते हो, 2 बार अगर डिफरेंशिएट करते हो, तो डायरेक्ट वाला ये वाला फॉर्मूला तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर फिर फेज एंगल अगर डाल देते हो π/3, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और a इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो ओमेगा हमको मिला हुआ है ऑलरेडी 4, उसका स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ π/3 जो कि 1/2 बनता है। तो इस पूरे को सॉल्व करके भी हमको a का वही वैल्यू मिलेगा जो यहाँ पे मिला हुआ है ऑलरेडी, चेक करके देखो। तो इसमें से हमको मिलेगा 2 इज इक्वल टू 16a इंटू 1/2, which where 2 gets cancelled,
and we are left with 8, and a becomes actually 2 by 8, मतलब ही 1 by 4, which is already got here. Okay, तो इस तरह से हमको एक तो a निकालना है, ओमेगा ऑलरेडी मिला हुआ है, तो a और ओमेगा मिल गया, तो उसके बाद फिर वेलोसिटी एट द a by 2 पोजीशन कैन बी इजीली फाइंड आउट. ऑलराइट, चलो बाकी ये भी करके देखो. अच्छा, ये फर्स्ट वाला करके देखो एक बार, इस तरफ वाला जो है. A particle executes SHM along the straight line with mean position 0 with a period of 20 seconds and amplitude 5 centimeter. The shortest time taken by it to go from x equal to 4 centimeter to x equal to minus 3 centimeter is. Yes, it's going to be interesting some. देखो, पार्टिकल का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 20 है और एम्पलीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर है. So let us draw this diagram. ये सपोज मीन पोजीशन, ये 5 सेंटीमीटर पोजीशन, मतलब एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन उसको बोल सकते हैं. दिस इज -5, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 20 सेकेंड्स. तो पीरियड से हमको क्या मिलेगा? अगर पीरियड 20 है तो ओमेगा विल बी एक्चुअली 2 पाई बाय 20, मतलब ही वो बन गया पाई बाय 10. ओके, पाई बाय 10 रेडियन per seconds. This is the omega. Okay, now we want to find out the shortest time taken by it to go from 4 centimeter to -3 centimeter. मतलब 4 centimeter कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, ठीक है, राइट साइड में आएगा 4, और -3 किधर आएगा? लेफ्ट साइड में जरूर. तो यहाँ पे ओरिजिन के मतलब मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे किधर तो भी -3 रहेगा. तो हमको निकालना क्या है? देखो ठीक से, इस पार्टिकल को इधर से इधर तक जाने के लिए लगने वाला टाइम निकालना है. यस, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? तो ओके, ये 4 जो है वो 4 और 3, ये दोनों जो नंबर्स है ये ना a/2 के बराबर है, ना √3/2 a के बराबर है, ना ही a/√2 के बराबर है. तो they are something different, so we have to try it by using the formula only. तो फॉर्मूला ही हमको यूज करना पड़ेगा. देखो, अभी ये जब पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा, ऐसा मान लेते हैं. चलो, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है ऐसा भी अगर एज्यूम करते हैं, तभी भी हमको ये पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि पार्टिकल हैज बीन gone to this extreme position and then while coming back it has arrived at this point here. ठीक है, या फिर ये उल्टा इतना झंझट करने से तो अच्छा है कि हम मान लेते हैं कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द पार्टिकल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. सो इस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी एक्चुअली x इक्वल टू a cos ओमेगा t. ओके, ये उसका इक्वेशन हो गया, जिसमें x इक्वल टू a के बदले क्या डाल सकते हैं? 5, वो कांस्टेंट है, नो डाउट, and omega is also constant, so you can just put its value here. So pi by 10 into t, correct hai? This is the equation of the motion of the particle. We have to use this equation for 2 points. One is for this a here, इस पॉइंट को बोल देंगे a, और इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं b. चलेगा? तो a से लेके b तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस एक्सट्रीम e से a तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको मान लेते हैं t1. चलेगा? और फिर एक्सट्रीम पॉइंट से इस b पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको मान लेते हैं t2. ये t1 और t2 अगर मिल जाते हैं तो फिर हम t2 माइनस t1 करके वो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो निकाल सकते हैं आराम से. चलो ठीक है, सो ट्राई टू फाइंड आउट t1. t1 के लिए कंडीशन ये होगा कि x का वैल्यू जो उसका है वो 4 बन जाएगा. करेक्ट है? So let us take this x as 4 so that we get this 4. Okay, तो यहाँ पे x के बदले 4 डालना है हमको, और इधर 5 as it is, और cos of pi by 10 into t1. यहाँ पे t के बदले क्या डालना है हमको? t1 डालना है. चलो ठीक है, तो अभी इसमें से हमको मिल रहा है 4/5 is going to be equal to cos of pi t by 10. Yes, so ये एक इक्वेशन बन गया हमारा. इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके रख दो.
because we don't know what is the value of cos inverse of 4/5. वैसे हमको पता है एक्चुअली, तुमको पता होगा कि अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है जिसका एक तीनों साइड्स जो है वो 3, 4 और 5 है, तो उस ट्रायंगल का ये जो थ्री साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 37 डिग्री होता है। याद रखो ये बात ठीक से। इस सम में ही नहीं बल्कि आगे चल के भी बहुत सारे अलग अलग सम्स के अंदर तुमको ये काम में आएगा। और जो 4 सेंटीमीटर साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 53 डिग्री होता है। एंड 53 एंड 37 चेक देम, दे आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये तो ऑब्वियसली 90 होगा। तो ये 53 और 37 these are the special angles which are for this Pythagoras triplet 3, 4, 5. They are associated with that. Okay, but just we will not use that here only. अभी क्योंकि क्या है ना कि वो 37 और 53 जो है वो डिग्री में आने वाला है, डिग्री में। उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको बहुत सारा झंझट करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम ये इक्वेशन नंबर 1 देके रखेंगे इसको एज इट इज फिलहाल। और अभी इक्वेशन नंबर 2 के लिए जाएंगे। तो अभी देखो इक्वेशन नंबर 2 के लिए कंडीशन क्या होगा, टाइम विल बी t2 हियर एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी -3 एक्चुअली। जस्ट पुट time t as t2 and displacement as -3. So in the same equation number 1 here, so that we get this as -3 is equal to 5 into cos pi by 10 into t2. Okay, now here we need to find out t2 minus t1. yes, तो हमको यहाँ पे, और चलो ठीक है, इसमें से हमको ये अगर 5 को नीचे लेके जाओ तो हमको यहाँ पे इस तरफ से मिल जाएगा -3/5 is actually going to be cos of pi t2 by t10. yes, अभी इसको हमने इक्वेशन नंबर सपोज 2 दे दिया। तो अभी सोचो हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट द एंगल्स। अगर हमने इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किए तभी भी एंगल सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं। What can we do then? How can we subtract the angles? ये t1 है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें cos c माइनस cos d करने से cos c माइनस d आ जाता है। ठीक है, वो तो है हमारे पास 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin d माइनस c अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम वो सब कर भी सकते हैं, बट उसमें फिर वापस हमको ये t1 प्लस t2 भी बीच में आ जाएगा, है कि नहीं? वी डोंट वांट दैट। t1 प्लस t2 वाले की क्या करेंगे? तो मुझे लगता है वही एक ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि यहाँ पे हमको cos इनवर्स करके लेना पड़ेगा। ओके, सो इफ दिस 4/5 is going to be this cos of pi t by 10, what does it mean? So this pi t1 by 10 should be actually equal to 4 के सामने वाला साइड कितना होता है? हाँ, तो ये एंगल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो तो cos of 53 कितना आएगा बताओ? cos 53 निकाल सकते हो? देखो cos 53 will be 3/5. okay, and cos 37 will actually be equal to 4/5, and that's what we want, right? तो अगर यहाँ इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन नंबर 1 के साथ अगर कंपेयर करो तो देखो cos pi t1 by 10 is going to be 4/5, and here we are finding that this cos 37 is going to be 4/5. so what does it mean? कि this pi t1 by 10 का जो वैल्यू है तो वो हमको 37 डिग्री के बराबर होना चाहिए, करेक्ट है? so this is 37 degree, but don't forget that this is in degree and this is going to be in radian. So we have to convert this in radian by multiplying it by pi by 180. okay, so चलो ठीक है। अभी इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करो, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं इस वाले इक्वेशन के साथ,
cos of 53 is 3/2 बट अभी यहाँ पे हमको -3/5 चाहिए. तो how will you bring this -3/5 here? तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos of 180 minus theta is actually equal to minus of cos theta, right? And then if we just use it here, then we can get that cos of 180 minus 53 is actually going to be minus of cos 53. And what is this? Cos of 180 minus 53, it's going to be 127. Check. Yes, 127 degree. And since this cos of 127 degree is going to be minus of cos of 53, and cos of 53 is already 4/5. Sorry, 3/5. करेक्ट है. तो ये 3/5 cos of 53 3/5 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 3/5 आ जाएगा. तो cos of 127 degree is going to be minus of 3/5. But here we are going to get that the cos of this whole angle is going to be minus of 3/5. That means this whole angle must be 127 degree. करेक्ट है. तो इसका मतलब ये हो गया कि pi t2/10 should actually be equal to 127 degree. Once again, don't forget this to convert it into radian. So it will be like this. So अभी ये दोनों इक्वेशंस जो है, इन दोनों को स्ट्रेट सबट्रैक्ट करना है हमको. सीधा सबट्रैक्ट करो and get the answer. Or better if you just cancel this pi from both sides here and here also, and even 0 will get cancelled. 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा और हमको एक सिंपल सा इक्वेशन मिल जाएगा जो t2 और t1 के वैल्यूज मिल जाएंगे. And then we'll be able to find out this t2 minus t1, which is simply equal to t2 का जो वैल्यू क्या है 127/18. करेक्ट है. देखो ये 127/18 minus what is the value of t1? It is 37/18. Correct. So this is 37/18, and then we'll be able to get this as 127 minus 37 is 90, right? So 90 divided by 18, which comes out to be actually 5 seconds. Okay, so it will require 5 seconds to travel from this position A to the position B here in this way. Okay, so its answer will be 5 seconds. That is 2 is correct option here. चलो 11th वाला भी देखो एक बार ठीक से. Question number 11. The period of particle in SHM is 8 seconds. Okay, at time t equal to 0, it is at mean position. Okay, तो वो time t equal to 0 पे वो mean position पे है. The ratio of distances traveled by it in first and second is, yes, this is also an interesting one. See here, the time period of the particle is 8 seconds, and it is at the mean position at initially. The ratio of distances traveled by it in the first and second. So let us try it. If you draw the diagram, then we can see clearly that this is suppose the left extreme position, this is right extreme position, and this is the mean position. We can call this as A, this as B, and this as O. Okay, तो अभी उसका टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो 8 सेकेंड्स दिया हुआ है, और हमको निकालना ये है कि उस द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड. मतलब क्या, तो अगर सपोज ये फर्स्ट सेकेंड में यहाँ से सपोज किधर ना किधर तो भी चला जाता है, सपोज एक पॉइंट P हमने मान लिया, और अभी सेकेंड सेकेंड में दिस इज द एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड. ओके, 1 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया. 2 सेकेंड के बाद सपोज Q पे पहुंचता है. ठीक है, तो ये 2 सेकेंड के बाद उसने Q पे ट्रेवल किया. तो अभी इसमें 2 सेकेंड्स के अंदर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें से 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको 1 सेकेंड ये t2 मिलेगा. मतलब रेशियो ऑफ, देखो ठीक से, we want to find out the ratio of distances traveled by it in the first and second we want to find out.
मतलब सिर्फ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होता है वो हमको कैसे मिलेगा, तो 2 सेकेंड्स में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस माइनस 1 सेकेंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, ये हमको मिलता है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। अभी इसमें एक बात तुमको पता होनी चाहिए, जब हम 8 सेकेंड्स यहाँ पे बात करते हैं और 1 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब 8 सेकेंड्स को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, करेक्ट है? देखो ठीक से, एंड 1/8 पार्ट ऑफ दिस t इज नथिंग बट t/8 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड आएगा, करेक्ट है? तो इसका मतलब अभी ये बात याद करो, उस दिन मैंने जो टेबल आपको बना के दिया था तो उसके अंदर ये बताया था कि अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करता है तो वो t/8 पोजीशन के बाद कहाँ पे आता है, कौन बताएगा, बताओ? t/8 टाइम इंटरवल के बाद वो पहुंचता है a/√2 पोजीशन पे, याद रखो। और एक t/8 पोजीशन पे कहाँ पे पहुंचता है वो, इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, ठीक है? तो ये t/8 का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है? तो t/8 पोजीशन के बाद वो a/√2 पोजीशन पे पहुंचेगा और वापिस और एक t/8 टाइम इंटरवल लेके वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। अभी इसका मतलब ये हुआ कि अभी t/8 मतलब ही तो 1 है ना, t इज इटसेल्फ इज 8, सो t/8 का वैल्यू कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया, ठीक है? और ये और एक t/8 मतलब कितना हो गया, ये भी 1 सेकेंड हो गया, तो ये 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, है कि नहीं? तो अभी एक पहले सेकेंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको हम बोल सकते हैं a/2 which is going to be in the numerator, sorry, a/√2 which is going to be in the numerator, because what we want to find out is ratio of the distance traveled by it in first second. So you can say that the distance traveled in first second, okay, and here we have to find out the distance traveled in second, okay, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आने वाला है। तो जस्ट चेक हियर व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल इन सेकेंड। देखो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इधर से इधर तक ही आएगा ना वो सेकेंड में, तो सेकेंड में जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया तो वो एक्चुअली रहेगा a माइनस a/√2। डू यू एग्री विद दिस? चेक, अगर डाउट है तो जस्ट चैट बॉक्स में डालो। ओके, तो जस्ट इफ वी जस्ट सिंप्लीफाई दिस फर्दर देन वी गेट दिस a/√2 अपॉन, यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो a कॉमन लेके हमको यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 1/√2, करेक्ट है? एंड 1 माइनस 1/√2 मतलब √2 माइनस 1 अपॉन √2। yes, so you can just simplify this further and get this a/√2 divided by a into √2 minus 1 upon √2. Okay, so that is √2 gets cancelled, a also gets cancelled, and the ratio we are left with is just simply 1 upon √2 minus 1, but there is no option like that. So what we have to do is we have to just rationalize it here. तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में आके हमको रैशनलाइज करना होगा। सो जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 plus 1 both numerator as well as in denominator, so that we get this simplified as, so numerator will become √2 plus 1 as it is, and here in the new denominator we have to use this a plus b into a minus b becomes a square minus b square, मतलब ये वो बन गया √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 2 minus 1 मतलब 1 बनता है, और नीचे 1 लिखा या नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये √2 plus 1, here this is going to be the final option that is present in option 4 here, which must be the correct one. Okay, चलो 12th वाला भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। The velocity of particle in SHM at instant when it is 0.6 centimeter away from the mean position is 4 centimeter per second. If its amplitude of vibration is 1 centimeter, then its velocity at the instant when it is 0.8 centimeter away from the mean position is, okay, it is also very easy. You can just use the formula for velocity in terms of displacement, that is v equal to omega root a square minus x square। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इफेक्टिवली तुमको यूज करना है, 2 बार यूज करना है। देखो जस्ट पहली बार अगर यूज करेंगे तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी at the instant when it is 0.6 centimeter away from the mean position is 4 centimeter per second, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वो वेलोसिटी दिया हुआ है।
तो यहाँ पे वेलोसिटी के बदले आ जाएगा 4 और x के बदले डालना है हमको 0.6, करेक्ट है? तो दिस इज 0.6. Yes, this becomes equation number 1. And amplitude is given to be 1 centimeter. So just we can put this amplitude also as 1 here. तो यहाँ पे a के बदले क्या डालना है हमको? 1 डालना है क्योंकि वो दिया हुआ है. ओके, तो इससे क्या मिलेगा हमको? देखो 4 is equal to omega root 1 square minus 0.6 का स्क्वायर. तो 0.6 का स्क्वायर बनता है 0.36, राइट? And what is 1 minus 0.36? It is actually going to be 0.64. And what is the root of 0.64? It is going to be 0.08. Correct? Sorry, 0.8. So that means 4 becomes actually equal to omega root 0. Root 9. Omega into 0.8. Yes. इससे हमको ओमेगा मिल जाएगा डायरेक्ट. क्या मिल रहा है ओमेगा? It is going to be 4 upon 0.8, which is actually going to be 40 by 8, मतलब 5. Yes, so 5 is going to be this omega. Then we have to find out the velocity at the instant when it is 0.8 centimeter away from the mean position. तो अगर वो 0.8 सेंटीमीटर दूर रहेगा मीन पोजीशन से तो उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? वापस वही फॉर्मूला v is equal to omega root a square minus x square, जिससे हमको मिल जाएगा v is equal to omega is 5, a is 1 again, and x is given to be 0.8 centimeter here. So 0.8 को यहाँ पे अगर डाल देते हो तो 0.8 का स्क्वायर क्या बनेगा? 0.64. and what is the square of this 0.8? It is 0.64, and 1 minus 0.64 comes out to be 0.36 actually. So we get this velocity v as 5 into root of 0.36, which is actually going to be 0.6, and 5 multiplied by 0.6 happens to be simply 3, correct है? So 3 meter per second. This will actually be the velocity of the particle at that instant, no doubt. ये कर दो 18th वाला क्वेश्चन देखो एक बार ठीक से. Just read it fast. A simple pendulum with a brass bob has a period t. The bob is now immersed in the non-viscous liquid and oscillated. If the density of the liquid is 1/8 of the brass, then time period of the same pendulum in that liquid will be. तो देखो ठीक से यहाँ पे जब पेंडुलम के बारे में हमने डिस्कस किया था तो उस समय हमने एक सिचुएशन डिस्कस की थी जिसके अंदर अगर पेंडुलम को हमने अगर नॉर्मल अगर इसमें यहाँ पे अगर वाइब्रेट किया तो उसका जो पीरियड है वो बनता है t is equal to 2 pi root l by g. बट अभी अगर सपोज इसको हमने किसी मीडियम के अंदर डाल दिया जिस मीडियम का डेंसिटी मान लो सिग्मा है और ऑसिलेट कराया तो उसमें इफेक्टिव ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है तो वो यहाँ पे यूज होता है. सी है इफेक्टिव ग्रेविटी मतलब क्या? Whenever a body is immersed in liquid, some of its weight is lost, right? And according to the Archimedes principle, the upthrust acting on the body is exactly equal to the weight of displaced liquid by that body. तो इस बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है उसके वेट के बराबर का लॉस उसके वेट के अंदर होता है और उतना ही अपथ्रस्ट भी उसके ऊपर काम करता है. So we can say that the apparent weight of the body here
will actually be equal to the actual weight, okay, minus upthrust, or we can say beyond force, right? And hence apparent weight, which can be expressed as m into g dash, should be equal to actual weight, which should be equal to m into g here, minus upthrust. Now how much is the upthrust here? अच्छा, इस मास को हम क्या है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, बराबर। तो अगर बॉडी का वॉल्यूम अगर हमने मान लिया v, और बॉडी का जो डेंसिटी है वो अगर हमने मान लिया रो, और जो लिक्विड का डेंसिटी है उसको अगर हमने मान लिया रो डब्ल्यू, तो उसमें हम बोलेंगे कि जी डैश v into rho into g dash is the apparent, sorry, this is the apparent weight. Then actual weight is going to be actually v into rho into g actually, minus upthrust is actually going to be v into rho w into g here. So if we just divide this whole thing by v rho, then तो v rho से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे v कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा, और g dash will be the left out here. V rho यहाँ पे भी cancel हो जाएगा, and we'll be left with G here, and V only will cancel here from the third term, and what we are left with is simply G dash is equal to G minus rho W upon rho into G, correct है? And if we take this G common, then we get this G into 1 minus rho W upon rho as it is. So this is actually the effective gravity which has to be put here in this formula for the period of simple pedal, so that we can get this as, अच्छा, और उससे भी आगे जाके यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1/8 ऑफ द ब्रास. व्हाट डज इट मीन? लिक्विड का जो डेंसिटी है, मतलब रो डब्ल्यू जो है वो एक्चुअली 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ ब्रास. ब्रास मतलब पेंडुलम का जो मटेरियल का डेंसिटी है. तो इससे हमको रो डब्ल्यू अपॉन रो का वैल्यू मिल जाता है, जो कि 1/8 बन रहा है. एंड इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस फॉर्मूला, then we can be able to get this g dash in terms of g as g is equal to g dash equal to 1 minus 1/8 into g, correct है? जिससे हमको पता चलता है g dash is actually going to be 7/8 times of g, correct है? And once we get this g dash in terms of g, we can just guess what can be the answer now, because we know already that the period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of gravity, correct है? T is inversely proportional to root g, and since g becomes 7/8 times, so what should this period become? अगर g 7/8 times बन रहा है तो न्यू पीरियड कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल रूट टाइम्स होगा. रेसिप्रोकल रूट मतलब रूट ऑफ 8/7 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल पीरियड हियर. सो ओरिजिनल पीरियड तो t दिया हुआ है, so new period will be just root 8/7 times of this original period. That is 1 should be the correct option. Okay, yes. So let us stop here, and actually next lecture में हमको level 3 के MCQs करने हैं. तो I will again and again expect from your side that you solve the MCQs on your own and just ask the doubts if you have any.